नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश का आम बजट आज पेश होने वाला है। आम बजट को लेकर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आम बजट को लेकर लोग महंगाई से लेकर टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आम बजट को लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों की क्या कुछ राय है। बजट 2025-26 से लोगों को क्या उम्मीद है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करने के लिए तैयार है। देश भर में अर्थशास्त्री और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बजट 2025 से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और दूसरे जरूरी सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। सरकार द्वारा बजट में इस बार रेलवे, सड़क और डिफेंस जैसी सेक्टर में निवेश पर फोकस रखने की लोग उम्मीद लगा रहे हैं। हमारे साथ इसी पर ज्यादा बात करने के लिए अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी से नीता बोचरे मैडम है, जो कि एक सोशल वर्कर भी है। सामाजिक कार्य में भी उनका अच्छा योगदान है। राजकीय क्षेत्र से भी वो जुड़े हुए हैं। हम आने वाले कल के बजट पर बात करने वाले हैं। ये बजट 2025 और 26 को लागू होने वाला है, जो कि कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करने वाले हैं और देश की निगाहें इस बजट की ओर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक ग्रामीण क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, ग्रामीण में ये काम करते हैं, ग्रामीण की गृहिणी होने के नाते, महिला होने के नाते इस बजट से इनको क्या उम्मीदें हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, कल बजट पेश होने वाला है, इस बजट से आपको क्या उम्मीदी है, किस तरीके से बजट होना चाहिए? सबसे पहले मेरा नमस्कार, मैं नीता बोचरे। कल अपने पूरे मतलब भारत देश का बजट पेश होने वाला है। हमारी जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये बजट पेश करेगी और वो पेश करने का मतलब जो भी हमारा बजट के बारे में इधर जो चल रहा है, सबके दिल में बहुत है कि भाई हम कैसा करेंगे। सबसे ज्यादा तो सर हम लोग मिडिल कास्ट है। मिडिल कास्ट लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। तो उसमें से एक है कि भाई जो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स कम कर दिया जाए। जैसे 15 से 10%, 10% या और भी ज्यादा थोड़ा हो सके तो वो अगर कम कर दिया जाए तो थोड़ा सा हमको सहूलत मिलेगी और हम कुछ और ज्यादा कर सकेंगे। और दूसरा जो है, आपने बताया कि अभी मैं ग्रामीण से हूँ, तो ग्रामीण में आवास योजना हो गई या फिर घरकुल की योजना हो गई। वो घरकुल की योजना में जो पैसा आ रहा है, तो वो एक तो वो एकदम से मिलता नहीं है और अगर मिला भी तो फिर उतने में उनका घर बनता नहीं है। तो वो थोड़ा अगर बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाएंगी। और तीसरी बात वो है कि भाई किसान योजना आ रही है, सबको आ रही है। 6 महीने में उनको 6,000 रुपए मिल रहे हैं, मगर उतने में उनका बजट नहीं बैठ रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि भाई 2,000, बस मैं ज्यादा ही ज्यादा 2,000 बोल रही हूँ, 2,000 अगर ज्यादा बढ़ा दिए जाए उनके, तो उनके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नीता बोचरे मैडम, जो कि अंजनगांव सुरजी से रहवासी है। इनका कहना है कि अगर से बजट में मूलभूत सुविधाओं को ख्याल में रखा जाए, सामान्य नागरिक को, आम जनता को ख्याल में रखा जाए, तो ये बजट का वेलकम है और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। टीवी 27 न्यूज, जावेद शाह, अमरावती। मैं राहुल लोंधे, अंजनगांव सुरजी से, राहुल ज्वेलर्स मेरी शॉप है। और 2025 का आने वाला जो बजट है, वो बजट के बारे में थोड़ा मेरा ख्याल ऐसा है कि ये बजट में थोड़ा व्यापारियों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जैसे हर व्यापारी अपना टैक्स भरता है, टैक्स में थोड़ी जो बढ़ोतरी होती जा रही है उसमें थोड़ा कम किया जाए, चाहे ताकि जो चीज़ें हैं, जो सामान्य नागरिकों को, जैसा हर रोज की डेली नीड्स की चीज़ें लगती है, किराना है, उसमें टैक्स कम हो तो उनको जैसा वो चीज़ें सस्ती पड़ेगी, यानी उनकी जेब पे ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। क्या और उम्मीद है आपकी बार जैसा बजट जो पेश होने वाला है, तो उम्मीदें बजट हैं, से क्या राहत मिलेगी? उम्मीद है कि ये आने वाला बजट सामान्य नागरिकों के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। सरकार से उम्मीद है कि बजट में थोड़ा चीज़ें जो है वो कम होगी। जैसे कि अभी देखो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में देखा जाए तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें महंगी हो गई है, उसमें टैक्स बढ़ाए गए हैं। वो टैक्स कम करते हुए और ध्यान में लाया जाए, तो जैसा हर आदमी मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करता है, उसमें थोड़ा कम हो जाए तो उनको थोड़ी राहत मिल जाए। हर आदमी कहता है कि सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, वो हिसाब से सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें थोड़ी सस्ती करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। वो हिसाब से सरकार ने आम जनता की तरफ भी देखना चाहिए, व्यापारियों की तरफ भी देखना चाहिए,
ताकि व्यापार भी उसमें खुश हो और व्यापार भी अपना व्यवसाय अच्छी तरह से कर सके। मेरा नाम देवेंद्र रामजी प्रसाद। अभी पिछले 10 साल से तो यही सरकार है जो केंद्र में जो बजट हमारे सामने पेश कर रही है, लेकिन ये 10 वर्षों में देखने गया है तो गरीब जो तबका है और गरीबी होते जा रहा है। तो मेरी सरकार से इतनी मांग है कि ये बजट में राहत मिले गरीबों को, किसानों को, आम जनता को। जैसे महंगाई है, आज मीठा तेल जो है आज देखने गया है 200 रुपये के आसपास हो गया है। एक गरीब आदमी 200 रुपया दिन का कमाएगा, क्या वो तेल लेगा एक दिन में? आज 6 आदमी 8 आदमी का परिवार है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? अगर आदमी की 200-300 पगार बढ़ी नहीं है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, महीने का 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपया लोगों को तनख्वाह है महीने की, और ये सरकार की जो महंगाई है वो इतनी है कि अब चरम पार कर गई है अभी। तो इसके लिए हमें ये उम्मीद है कि सरकार ने गरीबों को महंगाई के में राहत देने चाहिए। आज हमारी इतनी मांग है, हम अस्पताल में जाते हैं तो उधर डॉक्टर नहीं है, इधर केडीएमसी में कल्याण में जो डॉक्टर हमारे पास सुनवाई होती नहीं है, तो हमारे दवा पानी कौन देखेगा? जिस तरह देखा जाए कि पेट्रोल महंगा और डीजल भी महंगा है, सीएनजी महंगे होते जा रहे हैं। अरे हमको ये तो अमीरों के लिए हो गया ये पेट्रोल और डीजल ये सब, लेकिन हमारे लिए जो घर का घरेलू एलपीजी गैस है वो आज 1000 रुपया के आसपास है। अगर उसमें राहत देगी, ये कम से कम आधी कीमत भी हो जाएगी तो बहुत है, क्योंकि हमें जो घर में जो रसोई गैस लगता है उसमें पूरा परिवार खाता है, खाली एक आदमी जो कमाने वाला नहीं खाता है। इसके लिए एजुकेशन में आज इतने इतने हाई डोनेशन है सब प्राइवेट स्कूलों में, और जो किताबें जो महंगी हो गई है तो उसमें भी सरकार ने जरा एजुकेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। फ्री से कलेक्शन होता है और फ्री में ज़्यादा बांटा जाता है, तो ये हमारे हिसाब से गलत है। गवर्नमेंट इसमें सुधार करे, फिर कलेक्शन भी कम करे और रेवड़ी भी कम करे। फ्री बांटना ये सामान्य आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, और व्यापारी एक नहीं है, इसके विरुद्ध हम कुछ कर नहीं सकते, और गवर्नमेंट इसका मजबूरी से फ़ायदा उठाती है। तो सम्माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से हमारी अपेक्षा रहेगी कि टैक्स में क्लिष्टता कम करे और व्यापारियों को सहूलियत दे। बैंकिंग के हिसाब से भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से और आरबीआई से हर रोज़ एक नया सर्कुलर आता है, तो बैंक चलाने में भी बहुत मुश्किल होती है। बैंक के कानूनों में बैंक प्रशासन को और कस्टमर को दोनों को तकलीफ होती है। तो हमारी ये अब वित्त मंत्री से अपेक्षा है कि वो कम से कम क्लिष्टता लाए, उसमें सुधार करे। इसी अपेक्षा के साथ इस साल 25-26 का नया बजट में खास करके महाविद्यालयीन छात्रों के लिए कुछ ज़रूरत जो चीज़ें हैं उनकी तरतूद उसमें होनी चाहिए। 2-3 साल से महाविद्यालयीन छात्रों को टीचर नहीं है, टीचर की मान्यता मिल नहीं रही है, इसलिए वो लड़के शिक्षण से वंचित हो रहे हैं। फैकल्टी चल रही है लेकिन टीचर नहीं है। तो इस बजट में 25-26 का बजट में महाविद्यालयीन छात्रों के लिए टीचर्स की नई जो तरतूद है वो तरतूद होनी चाहिए। और बच्चों के लिए देख के बच्चों के लिए भी खास करके माध्यमिक विभाग में भी बहुत से टीचर कम है, उसकी भी तरतूद ये बजट में होना चाहिए। ये मेरी आपसे सरकार से विनती है। केंद्रीय बजट 2025 और 26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही। पूरे देश की निगाह इस बजट पर टिका हुआ है कि आम जनमानस से लेकर उद्योगपतियों तक, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक क्या कुछ मिल पाता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रणव काबरा जी हैं, जो काफ़ी अच्छी स्वास्थ्य के लिए वो जाने जाते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, वित्त मंत्री जिस तरीके से बजट पेश करने के लिए जा रही हैं, इस बजट में क्या उम्मीद है आपके सेक्टर? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव काबरा रक्षा हॉस्पिटल मलाड वेस्ट से बोल रहा हूँ, और चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे चुना बजट के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। सर, बात ऐसी है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, छोटा सेटअप चलाता हूँ,
ठीक है, तो हमारे पास आम जनता की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो आज तक तो मैंने देखा है कि बजट जो होता है, वो जो वोट नहीं देते हैं, उनके लिए बजट होता है और जो वोट देते हैं, उनके लिए बजट होता ही नहीं है। हमेशा आज तक इतने सालों से प्रैक्टिस में हमने देखा है कि पेशेंट हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहता है, फाइनेंशियल तकलीफ में रहता है। कभी भी उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो डॉक्टर, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल की, हम पेशेंट्स को डिस्काउंट भी कर देते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, पर हमें कोई सब्सिडी या कोई बेनिफिट आज तक नहीं दिया जाता। उल्टा एज़ अ सॉफ्ट कॉलर टारगेट किया जाता है। वैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है या बड़े-बड़े इंडस्ट्री और उद्योगपति को इसका फ़ायदा मिलता है, पर अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में ये बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। मेडिक्लेम कंपनियाँ बहुत सारी आ गई है, एवरी सेकंड डे मेडिक्लेम कंपनियाँ बन रही है, पर वो फाइल पास करती नहीं है। पेशेंट्स के कुछ ना कुछ क्वेरी डाल के वो फाइल को क्रॉस एग्जामिन के हिसाब से उसको अटका देते हैं। पेशेंट्स डिफिकल्ट पोज़ीशन में आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। उनको अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है या गिरवी रखनी पड़ती है, इधर-उधर उधार माँग के अपना इलाज करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ मेडिकल फैसिलिटी फ्री की जा रही है, बट फ्री कब तक क्या? कितना फ्री देना है, क्या देना है, उसका कोई सीमा नहीं है। बहुत सारी सर्विसेज़ है जो हमें समझ में आता है कि मेडिकल इंडस्ट्री में हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो हम वो बेनिफिट आगे पेशेंट को पहुँचा पाएँ। और ये सब आई थिंक बजट की जो लैंग्वेज है ना, वो आम आदमी समझता नहीं है। एक बंदा विरार ट्रेन में चढ़ता है, लटकते-लटकते अपनी लाइफ़ की रिस्क लेते हुए वो चर्चगेट पहुँचता है, फिर शाम को वापस घर पहुँचता है, वो अपने बच्चों को चद्दर में बड़ा होता देखता है। मतलब उसके लिए क्या लाइफ़ है? मतलब अगर आप देखेंगे तो बांद्रा से आदमी अंधेरी शिफ्ट हुआ है, अंधेरी से आदमी बॉम्बे की अगर हम बात करें, अंधेरी से आदमी बोरिवली चला गया, बोरिवली का आदमी आज विरार, विरार का आदमी पालघर। अब पालघर से आगे क्या हज़ारों जाएगा क्या? मतलब बॉम्बे इस तरह से फैलता जा रहा है, लोगों को रहने की लिए सुविधा हो नहीं रही है, कंजेस्टेड होता जा रहा है, उसकी की रोक-टोक नहीं है। तो बजट एक पार्लियामेंट तक सीमित है। एक आम आदमी जो ज़िंदगी जीता है, उसको क्या चाहिए? एक सुकून की ज़िंदगी, 2 वक़्त की रोटी, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सके। अभी आप प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, बिल क्या फ़ीस हो रही है, उधर कोई कैपिंग ही नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको कैपिंग है, आप 1 लाख के ऊपर या 50,000 के ऊपर कोई ट्रीटमेंट का ले सकते नहीं है। पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो गया, इमरजेंसी आ गई, इट्स लाइफ, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर हम ये फीस नहीं भरते, स्कूल की फीस नहीं भरते, तो आपको हॉल टिकट नहीं दिया जाता है, आपको बुक्स नहीं दी जाती है, बच्चों को क्लास में बैठाने से मना कर दिया जाता है। ये कहाँ का मतलब रूल है? बच्चे तो पढ़ाई के लिए ना, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। हमारे जो बच्चे हैं आज फ्यूचर ऑफ इंडिया है। अगर उनको ही मतलब एक छोटे से अमाउंट के लिए उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है या उनको हॉल टिकट नहीं दी जाती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। इस बेस पे अगर बजट को प्रेज़ेंट किया जाए तो आई थिंक फ़ायदा होगा, पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक बजट का प्रोटोकॉल चला आ रहा है, उस प्रोटोकॉल पे ही लोगों को आई थिंक सीमित रह के चलना पड़ेगा। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और शिक्षा भी उसी के अनुसार बदलनी चाहिए। मैं खुद एक लॉ की छात्र हूँ और मेरा देश के अर्थ मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण जी से नई शिक्षा नीति के बारे में मेरी यह मांग है कि नई शिक्षा नीति ऐसी चाहिए जो हमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दे, ताकि हम परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि असली ज़िंदगी के लिए तैयार हो सके। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि हम सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि हम हमारे जीवन में सफल बन सके। और मेरा यह भी कहना है कि व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, ताकि सिर्फ पुस्तकी किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, व्यावहारिक ज्ञान और कौशल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। और मेरा यह भी मानना है कि पाठ्यक्रम में नौकरी और स्वयं रोजगार का अवसर मिल पाए, ऐसा नई शिक्षा नीति धोरण चाहिए। और मूल्य आधारित शिक्षा भी होनी चाहिए, जैसे कि नैतिकता, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी उस पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ऐसा मेरा यह मांग है। ई लर्निंग जैसी सुविधा को बढ़ाया जाए और जो एजुकेशन लोन मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए। और मेरा यह मांगना है कि सभी को समान अवसर मिल जाए, वो छात्र गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको समान अवसर मिल जाए। और मेरा यह मानना है कि जो एजुकेशन में जो आरक्षण दिया जाता है वो जाति न्याय पर मत दो। मेरा यह मानना है कि वो आरक्षण छात्र के गुणवत्ता और आर्थिक निकष पर दिया जाए,
ताकि सभी को समान अवसर मिल जाए और सभी के साथ समान न्याय हो जाएगा। और इसी के साथ मेरा यह कहना है कि नई शिक्षा नीति का मकसद, शिक्षा का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि परीक्षा में पास करना, बल्कि शिक्षा का मकसद यह होना चाहिए सोचने, समझने और नया कुछ करने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। और मेरी सबसे खास और ज़रूरी बात यह है कि शिक्षा बोझ नहीं तो सीखने की प्रेरणा उससे मिल जाए। हमें सिर्फ डिग्री का कागज नहीं चाहिए, हमें एक बेहतर भविष्य मिल जाए, ऐसा नई शिक्षा नीति का धोरण हमें चाहिए। यही मेरे देश के अर्थमंत्री जी माननीय निर्मला जी सीतारामन जी से 2025 और 2026 का जो अर्थ संकल्प आप सादर करने वाले हैं, उनमें मेरे यही मांग है। कैबिनेट बजट को लेकर के निर्मला सीतारमन आएंगी, उसे लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए प्रवीण दरेकर जी हैं। सर, कल बजट पेश होने वाला है 2025 और 26 को। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का बजट होगा आम जनमानस के लिए और आम लोगों के लिए? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का बजट है और आप देखेंगे तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब तीसरी टर्म पे प्रधानमंत्री है, तो गरीब के कल्याण के लिए ही बजट होगा। मध्यम वर्गीय जो कॉमन मैन है उनके हित का ही बजट होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए और लोगों का हित ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष बजट पेश नहीं हुआ है, उससे पहले ही विपक्ष का कहना है कि बजट पूंजीपतियों का होता है, बजट उद्योगपतियों मुझे का लगता होता है है। पहला बजट आने दो, पढ़ो, लेकिन विपक्ष का काम ही टीका टिप्पणी करना है, तो मुझे लगता है वही करते रहेंगे। वो सत्ता में तभी क्या लोगों के लिए किया उसका जरा अवलोकन करें, बजट लोगों के हित का ही रहेगा। हमारे साथ प्रवीण दरेकर जी थे, उन्होंने कहा है कि जो बजट है ये गरीबों के हित के लिए है, समाज के हित के लिए है और हर साल की तरह इस साल भी जो बजट आएगा वो समाज हित के लिए आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट फयाज अहमद के साथ मुंबई से मुरारी सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2025 और 26 का बजट पेश करेंगे। उसे लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल सेठी जी हैं। सर, कल बजट पेश होने वाला है, किस तरीके का बजट रहेगा और क्या उम्मीद लग रही है इस बार के बजट में? सबसे पहले तो मैं शुभेच्छा देना चाहूंगा कल के बजट के लिए। सामान्य नगरजनों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास निश्चित देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी करेगी। गत 10 बजट का मैं स्वयं साक्षीदार था। इस बजट में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बजट जो भी प्रस्तुत होगा वो देश के हित में होगा, सामान्य नगरजनों के हित में होगा, व्यापारी वर्ग को उत्साह वर्धन करने वाला बजट होगा, देश को विकास की और आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। कुल मिलकर भारत माता की रक्षा करने के लिए देशवासियों ने सब एक साथ होकर एक अच्छे पहल का स्वागत करते हुए हम सब लोगों ने आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। सर, कह सकते हैं कल बजट पेश होने वाला है, लेकिन विपक्ष अभी से ही आरोप कर सकते लगाना शुरू किया कि पूंजीपतियों का बजट है, उद्योगपतियों का बजट है, अमीरों का बजट है, गरीबों का और आम जनमानस से इस बजट से कुछ लेना नहीं। देखिए, विपक्ष के लोग अगर इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे तो विपक्ष का जो एक गरिमा है वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा उनको लगता होगा। इसलिए इस प्रकार की वो बातें करते हैं और स्वाभाविक है सत्ता पक्ष के लोग बजट के बारे में स्तुति करेंगे, विपक्ष के लोग विरोध करेंगे। लेकिन कुल मिलकर भारत देश के लोगों ने जिस प्रकार से 10 साल देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बजट को स्वीकारा है, उसी अंदाज में, उसी नजरिया से इस 11वीं बजट को भी स्वीकारते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए शुभेच्छा और शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ गोपाल सेठी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बजट है वो देश के हित के लिए है, भारत माता के हित के लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट फयाज अहमद के साथ मुरारी सिंह, मुंबई। नरेंद्र मोदी साहब का और एनडीए सरकार का ये पहला बजट 25-26 का है। इससे पहले भी 2 टाइम को बजट सादर हुआ, अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन केसरी। लेकिन जो पहले जो सादर हुआ वो बजट में, उसमें कुछ जो फॉल्ट, कुछ जो उनिवा उसमें रह गई है, उसके बारे में मैं देश की जनता की क्या अपेक्षा है उसका एक प्रतिनिधित्व मैं आपके सामने करता हूँ। आज तक ऐसा ख्याल में आता है और विशेष करके ये जो सरकार है
ये सपोर्टेड सरकार है। और सपोर्टेड सरकार में जो उड़ीसा और आंध्र यानी कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्टेड में ये सरकार, इसलिए वो बजट के बारे में कुछ न कुछ आज की परिस्थिति ऐसी दिखती है कि अर्थ कारण से राजकारण ने ओवरटेक की है। जो भारत का संविधान और संविधान में जो भी केंद्र और राज्य सरकार के संबंध कैसे रहना चाहिए उसमें कुछ डायरेक्शन दिया है, लेकिन आज ऐसा दिखता है कि जो राज्य सरकार के संबंध अच्छे हैं, केंद्र में जिस पक्ष के सरकार है वो राज्य में जिस पक्ष के सरकार है उसको सपोर्टेड ज़्यादा करते हैं। इसलिए जो प्रादेशिक असमतोल का प्रॉब्लम और सवाल आज ज़्यादा निर्माण हुआ है। भारत देश कृषि प्रधान देश ऐसे हमेशा बोलते हैं, और इस देश में आबादी भी ज़्यादा है, यानी कि लोक संख्या ज़्यादा है। दिन पर दिन टेक्निक ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन जो लोग है, लोग एजुकेटेड अनएजुकेटेड, उसको रोजगार नहीं मिलता। आज ऐसा प्रॉब्लम निर्माण हुआ है। इस प्रॉब्लम असमतोल के वजह से, बेरोजगार के वजह से सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा निर्माण हुआ है। इससे मैं पहले चाहता हूँ कि रोजगार निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ ज़्यादा बजट में तरतूद करना चाहिए। देश में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अनएजुकेटेड की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और कृषि क्षेत्र हमेशा बोलते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में कि डेवलप ज़्यादा होगा, किसान को ज़्यादा सहकार्य मिलेगा। इस इतने बड़े प्रकरण पर सरकार की किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी वहाँ जाते हैं, वो गांव वालों से वादा भी करके आते हैं कि हम पाई का हिसाब करवा देंगे, मुआवजा दिलवा देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि या किसी प्रकार का भी कोई न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के बीच में रहकर आना पड़ा है, और ये मुद्दा बार बार अनेक नेताओं के द्वारा उठाया गया है, लेकिन सरकार इस पर चुप है। इसी का कारण है कि आज मैंने ये अपनी तरफ से अपने व्यक्तिगत लेवल पे ये विरोध दर्ज कराया है, और आगे भी हम विधानसभा के अंदर जिस तरीके से सवाल भी हमने लगाया है, पूछा है कि आपने समरावता इतना बड़ा प्रकरण हुआ, क्या गाँव वालों के साथ में आप न्याय करोगे? क्या जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ न्याय करोगे? क्या जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, जबरदस्ती वोट डलाने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे? यही हमारा मकसद है कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार दोषियों को बचाने का और निर्दोष लोगों को सजा देने का काम कर रही है। कल जेल में आप जब गई तो क्या कुछ देखा आपने? देखिए, जेल में मिलना इसलिए क्योंकि पिछली बार जब बहुत सारे लोग वहाँ बंद थे, जब भी मैं गई थी, और कल मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि कहीं सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि व्यक्तिगत तो उनको पता होगी, हमें नहीं पता होगी, तो उनसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए गई। मैंने पूछा कि आपको इतने दिन तक यहाँ बंद क्यों किया हुआ है, कि कौन कौन से प्रकरण तुम्हारे ऊपर दर्ज है? उन्होंने बताया मेरे ऊपर छात्र राजनीति के अलावा कोई प्रकरण, ऐसा क्रिमिनल प्रकरण कोई दर्ज नहीं है। जिस तरीके से मुझे बार बार यहाँ पर मेरी जमानत खारिज की जा रही है, तो उन्होंने अपनी बात बताई, लेकिन सारा जो मैटर है वो यही है कि सरकार की तानाशाही सामने आ रही है। सरकार ये चाहती है कि हम बादशाह हैं, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे, जनता की तरफ हम देखेंगे नहीं। जनता में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उनकी ओर देखने का काम नहीं है उनका। समरावता कांड को लेकर के इतना समय हो चुका है, लेकिन आज भी नरेश मीणा की जो रिहाई है, आज भी वो एक मुद्दा बनी हुई है कि कब तक आखिर होगी। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कब तक कोई कार्रवाई हो पाएगी? ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से समरावता प्रकरण हुआ, उस पर कार्रवाई, उस पर देखने का सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ क्या क्या हुआ है। पुलिस के द्वारा रात के टाइम पे हमला किया गया है। रात का टाइम जरूरी नहीं था उसको पकड़ने के लिए, भागकर नहीं जाता कहीं पर, सुबह भी पकड़ा जा सकता था उसको, दूसरे दिन भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन जो नुकसान उस गांव के लोगों का हुआ है, जो दहशत उन गांव वालों के बीच में आज भी व्याप्त है, वो अभी तक निकली नहीं है। और वो देख रहे हैं, वो ये सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमें कब न्याय मिलेगा, हमारे साथ कब न्याय होगा। सरकार का कोई नुमाइंदा हमें आकर ये पूछेगा कि
आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपका क्या क्या नुकसान हुआ, उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ से सरकार की तरफ से एक न तो शब्द बोला गया न वहाँ कोई गया। जिस मुद्दे पर ये पूरा कांड हुआ और जिस वो नियारा से वहाँ वो जो जोड़ने की बात थी वो अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, ये इसकी जानकारी है? देखिए मुद्दे उनके बहुत सारे थे और समय रहते हुए अगर वहाँ का प्रशासन उन पर कार्रवाई करता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन आज जिस तरीके से पहले कहा गया सरकार की तरफ से कि न्यायिक जांच कराएंगे, लेकिन उसके बाद में आज तक न्यायिक जांच का तो नाम हटा ही दिया इन्होंने। प्रशासनिक जांच उसकी हो रही है, संभागीय आयुक्त तो उसकी जांच कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त क्या एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ये ऐसा लगता नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि न्याय हो, जनता के साथ में न्याय हो, निर्दोष लोगों के साथ में न्याय हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए, न कि अपने पावर के हिसाब से या फिर अपनी तानाशाही के हिसाब से। जो ऊपर के जो सरकारें आदेश दे दे कि गलत करना है तो गलत कर दे, अधिकारियों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए।